दैट इज़ मोर लाइक अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि माइग्रेशन करना और ये क्यूरीज को राइट करना दैट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। तो ये लैब फॉर्मेट में मैंने लेक्चर को प्रिपेयर किया रादर देन कि मैं स्लाइड्स क्रिएट करता। बेसिकली आप अगर इस डॉक्यूमेंट लैब नंबर 15 अगर इसको गो थ्रू करेंगे ना खुद से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अलॉन्ग विद द स्क्रीन शॉट्स सारे के सारे प्रोसीजर्स से आप अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको माइग्रेशन कमांड्स को और एलोकेंट ORM जो है उसको बेसिकली यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर स्लाइड्स में डिस्प्ले करता तो दैट वुड हैव बीन अ बिट, उसमें इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना आता। तो दिस लैब and in particular lecture is about familiarizing the students with the database migration operations in MySQL using Laravel framework, ठीक है। तो ये जो माइग्रेशन और ORM के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये फ्रेमवर्क्स के अंदर मस्ट होते हैं, ठीक है। दे आर इंटीग्रल पार्ट, इसीलिए इनको फ्रेमवर्क्स कहते हैं कि ये प्रोग्रामर्स का जो टास्क है इनको आसान बनाते हैं, ठीक है। उनके जो माइन्यूट डिटेल्स हैं रिलेटेड डाटाबेस एंड द सी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, they basically don't have to care about them, rather than they can use the framework to perform all these operations. So after this lab you will be able to perform the database migrations, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा टेक्स्ट है, इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी मिल जाए, ठीक है। सो database migrations also known as schema migrations. So basically ये database migrations या schema migrations they are used interchangeably. ये बेसिकली इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, क्योंकि एट द बैक एंड जब भी आप डाटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो इन अ वे आप स्कीमा ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक टेबल का स्कीमा इन प्लेस कर रहे होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्कीमा माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन वर्ड क्यों है बेसिकली, क्योंकि जब भी आप किसी टेबल की करंट स्टेट से किसी फ्यूचर स्टेट में ट्रांसफ़र होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जिस्टिंगली कोई टेबल नहीं है, आपका डाटाबेस एम्प्टी डाटाबेस, ठीक है। फिर आपने इन द फर्स्ट स्टेप बेसिकली यू हैव माइग्रेटेड योर डाटाबेस फ्रॉम द करंट वर्जन विच was not having any of the table to the next version which is going to have some tables. For example उसके अंदर आपने 2 tables ऐड कर दिए, तो you in a way you have migrated from the current version to the next version. अच्छा, अब आपने 2 tables क्रिएट कर दिए, then later on you realized कि आपको एक थर्ड टेबल भी चाहिए जो कि किसी जो एग्जिस्टिंग 2 टेबल्स हैं उनकी फॉरेन कीज़ को कैरी कर रहा है, या कोई और एक वेब एप्लीकेशन का एस्पेक्ट है जिसको कवर कर रहा है। सो देन यू आर गोइंग टू ऐड अनदर टेबल इन योर डाटाबेस। सो इन अ वे यू हैव माइग्रेटेड वन स्टेप मोर, कि आप अपनी करंट जो वर्जन था उससे एक नए वर्जन की तरफ माइग्रेट कर गए, ठीक है। सो दिस इज वाई द टर्म माइग्रेशन इज देयर। तो इसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि एग्जिस्टिंग जो टेबल्स हैं आपके पास उसमें किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर कोई कॉलम मिसिंग है, so then you have added that particular column in the particular database. Then again you have migrated from the current version of the database to another version. So that's why this is known as migration. So at each step we assume that there's a version going on as well, ठीक है। एक इनिशियल डाटाबेस का वर्जन था जिसके अंदर कोई भी टेबल नहीं था, फिर फर्स्ट वर्जन डेवलप हुआ जिसमें 2 टेबल्स हैं, फिर आपने थर्ड टेबल ऐड किया तो एक और वर्जन आ गया, ठीक है। फिर जब आपने किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड किया, सो देन देयर अनदर वर्जन ऑफ द डाटाबेस देयर, ठीक है। तो इसलिए इसको स्कीमा माइग्रेशन कहते हैं, और एट द बैक एंड ये वर्जन कंट्रोल के मैकेनिज्म को भी हैंडल करते हैं। तो एट एनी मोमेंट बेसिकली आपने अगर लास्ट कॉलम ऐड कर दिया टेबल के अंदर, देन यू रियलाइज्ड, फिर आपने रियलाइज़ किया कि नहीं ये कॉलम मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, so I need to remove this column, then basically you can roll back that change as well. तो roll back से क्या होगा, आप जो प्रीवियस वर्जन है डाटाबेस का उस पर स्विच कर देंगे जिसमें बेसिकली वो टेबल के अंदर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब आपके पास जो वर्जन है दैट इज़ बेसिकली विद द 3 टेबल्स। अब आप लेटर ऑन यू रियलाइज्ड कि आपके पास जो थर्ड टेबल आपने ऐड किया था दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन रोल बैक अगेन, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप चीज़ों को जो डिफरेंट वर्जन्स हैं डाटाबेसेस के उनके दरमियान माइग्रेट कर सकते हैं। दैट्स वाई द टर्म माइग्रेशन इज़ देयर, ठीक है। तो डाटाबेस माइग्रेशन या स्कीमा माइग्रेशन, दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, और उसके साथ डाटाबेस स्कीमा माइग्रेशन भी इसे कहते हैं, और सिंपली माइग्रेशन भी कहते हैं। सो दीज आर ऑल टर्म्स दैट वी यूज इंटरचेंजेबली। तो ये आपको क्या करती हैं कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द डाटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, और जब आप क्रिएट करते हैं तो फिर इन अ वे यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर वर्जन। दैट्स वाई द टर्म माइग्रेशन इज देयर, ठीक है। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया। तो इसके ये अंदर बेसिकली एक प्रॉब्लम थी कि जब हम माइग्रेट पहली दफ़ा करते थे और फिर टेबल में चेंज करते थे
हाँ। तो उसके बाद जब माइग्रेट की कमांड चलाते थे तो वो माइग्रेट हो जाता था, लेकिन फिर जब दोबारा उसके अंदर कोई चेंजेस करके दोबारा करते थे तो उसमें आता था नथिंग टू माइग्रेट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो उसमें बिल्कुल ये जो सिंपल माइग्रेट की कमांड है ना, ये फिर वर्क नहीं करती, इसमें और भी कमांड्स हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक नई माइग्रेशन फाइल क्रिएट करें। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर तरीका है। अगर आप सिंपल माइग्रेशन की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो आपके जो आपने एक नया कॉलम ऐड किया है ना, उसकी चेंज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो उसको करने का तरीका ये है कि एक तरीका ये है कि आप एक नई माइग्रेशन की फ़ाइल क्रिएट करें, उसका पर्टिकुलर तरीके से नाम होता है। ठीक है, इसमें नेमिंग कन्वेंशन भी हैं फाइल्स के। तो उसका नेमिंग कन्वेंशन इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल आपने यूजर्स टेबल के अंदर एक प्रोफाइल का कॉलम ऐड करना है, तो देन यू विल से ऐड अंडरस्कोर प्रोफाइल्स अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर यूजर्स। रफली इस तरह का मैकेनिज्म है। तो अब वो क्या करेगा, एक नई माइग्रेशन फाइल क्रिएट करेगा यूजर्स के नाम से, जिसके अंदर एक नई फॉर एग्जांपल फील्ड ऐड कर देगा प्रोफाइल्स के नाम से। जब आप उस माइग्रेशन फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे ना, जो आपने नई फाइल क्रिएट की है, तो फिर वो खुद ब खुद जाकर यूजर्स टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड कर दे। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। ठीक है, तो आप अगर एग्जिस्टिंग माइग्रेशन फाइल के अंदर कोई नई फील्ड ऐड कर रहे हैं ना, तो माइग्रेट की कमांड वर्क नहीं करेगी। तो उसमें अगर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही आपने माइग्रेशन की कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है, उसका तरीका ये होता है कि इसमें फिर माइग्रेट कॉलन फ्रेश, माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश, नीचे चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह की कमांड्स हैं, अगर आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर एग्जिस्टिंग जो आपकी फाइल है उसी के अंदर वो ऐड कर देगा। तो ये आपके पास डिफरेंट कमांड्स होती हैं, माइग्रेशन कॉलन फ्रेश, रिफ्रेश। और फ्रेश और रिफ्रेश जो है, ये इसमें डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही कॉलम को ऐड करके इसको माइग्रेट करवाना है, देन यू हैव टू यूज दिस माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश कमांड। इसमें ये होगा कि फिर वो जो सारी की सारी माइग्रेशन फाइल्स है ना, पहले वो उनको रोल बैक करेगा, मीनिंग दैट अगर उसके अंदर कोई आपका डाटा है उनको रिमूव कर देगा। फिर आपकी जो सारी की सारी माइग्रेशन फाइल है उनको दोबारा माइग्रेट करेगा, और फिर एम्प्टी टेबल्स क्रिएट कर देगा, जिससे ये होगा कि आपके जो कोई आपने नया कॉलम ऐड किया है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका डाटा लॉस हो जाता है। ठीक है, इसका ऑल्टरनेट ये है कि ओवर द वेब भी ये अवेलेबल है कि आप एक नई माइग्रेशन फाइल क्रिएट करें, और उसका पर्टिकुलर एक नेमिंग कन्वेंशन है। उस तरह उसको क्रिएट करने के बाद फिर उस माइग्रेशन फाइल को जब रन करेंगे ना, नई माइग्रेशन फाइल को, तो वो स्ट्रेट वे जाके इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर देगी। ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसके अंदर ऐड करके सिंपल PHP आर्टिजन माइग्रेट की कमांड को रन करेंगे, तो वो नया टेबल ऐड नहीं करेंगे। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू रन PHP आर्टिजन माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश। ठीक है, अब रिफ्रेश से ये होगा फिर आपका डाटा लॉस भी हो जाएगा। तो इसमें थोड़े से इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं डाटा लॉस ना हो और फिर भी आप कॉलम ऐड कर लें, देन यू हैव टू ऐड अ न्यू माइग्रेशन फाइल। उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा कि उसमें, और वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें एक नई माइग्रेशन फाइल क्रिएट करनी है और उसको रन करना है। तो वो उसके बाद रन होने के बाद वो ऐसे हो सकता है क्या मैनुअली जाके वहां पे क्रिएट कर दे और यहाँ पे सिर्फ लिख दें, टाइप कर दें कॉलम कॉलम? मैनुअली, हाँ, जस्ट में मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर आपके किसी टेबल के अंदर कुछ जो सेक्शन है वो मैनुअल है और कुछ माइग्रेशन से है ना, उसमें अगर आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी माइग्रेशन से, फिर उसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आप अपने टेबल को, डाटाबेस को कम्प्लीटली मैनुअली रखें। ठीक है, मतलब अगर अगर टेबल्स आप कुछ कम्प्लीटली मैनुअल रखें और कुछ माइग्रेशन से रखें, दैट्स एक्सेप्टेबल। वो माइग्रेशन की कमांड्स हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं। लेकिन अगर आपने किसी कॉलम को ऐड किया और फिर इन फ्यूचर आपने माइग्रेशन की कमांड से उस टेबल को चेंज करने की कोशिश की, तो फिर वो ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शन है, आप खुद से ऐड कर दें और फिर ORM जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। डाटा इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डाटा इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं इन प्रिंसिपल। लेकिन जब माइग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि आप फिर जो इसकी फुल पावर है उसको यूज़ करें या इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करें। तो आप ये कर सकते हैं कि टेबल्स मैनुअल और माइग्रेशन से ये दो कैटेगरीज बना दें, दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन इसको फर्दर डिवाइड ना करें, क्योंकि वो फिर आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना और मुश्किल हो जाएगा। आप फिर माइग्रेशन फाइल में जाएंगे देखेंगे कि ये मैंने चेंज रिफ्लेक्ट की है या नहीं, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ठीक है, तो बहरहाल इसमें मैं आपको इसका थोड़ा दे रहा था। और
are controlled set of changes developed to modify the structure of the objects within a relational database. ठीक है, तो database migration and schema migration basically are a controlled set of changes. Controlled in the sense कि आप जब भी कोई कमांड रन करते हैं तो आपको आइडिया होता है, आप अगर आपने उस डॉक्यूमेंटेशन या कमांड की डिटेल्स पढ़ी नहीं है तो यू बेसिकली हैव अ कंट्रोल्ड सेट ऑफ चेंजेस. ठीक है, अगर आप रोल बैक करेंगे तो यू शुड हैव एन आइडिया कि ये सिर्फ जो लेटेस्ट चेंज है आपके डेटाबेस के अंदर उसको अनडू करेगी. इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमूव ऑल द टेबल्स. ठीक है, अगर आप माइग्रेट कॉलन फ्रेश की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर इट इज़ गोइंग टू ड्रॉप ऑल द टेबल्स. ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज कंट्रोल्ड सेट ऑफ चेंजेस. ठीक है, डेवलप टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद इन अ रिलेशनल डेटाबेस. तो बेसिकली मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो स्ट्रक्चर को चेंज कर रही होती है ऑफ द स्कीमा. ठीक है, विद इन अ relational database. So migrations help transition database schemas from the current state to the desired state. This is very much acceptable, understandable. ठीक है, कि आप जब भी माइग्रेशन करेंगे तो वो करंट स्कीमा से किसी नेक्स्ट डिजायर्ड स्टेट पे ट्रांसफर कर देगी. मीनिंग दैट अगर 2 कॉलम्स हैं तो जब आप एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं दैट इज द न्यू स्टेट, डिजायर्ड स्टेट, जिसमें किसी भी टेबल के अंदर 3 कॉलम है. Whether that involves adding tables and columns, removing elements, splitting fields or changing types and constraints. ठीक है, तो आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं. कंस्ट्रेंट्स बेसिकली इसकी जो फॉरेन की, प्राइमरी की, इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें इस तरह की आप चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वो माइग्रेशन की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये देखें यहाँ पे फील्ड जॉब्स, ये देखें यूनिक लिखा हुआ है. दिस मीन्स कि ये यूनिक है, प्राइम, ये बेसिकली दिस कैन नॉट बी रिपीटेड. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यूजर्स इन्फो का टेबल है, इसके अंदर नहीं. यहाँ पे बेसिकली आप फॉरेन की मेंशन कर सकते हैं, नलेबल मेंशन कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल कोई फील्ड जिस तरह आप खुद से मैनुअली जाके करते हैं ना कि दिस कॉलम बेसिकली कैन बी नल, कैन हैव अ नल वैल्यू, तो आप यहाँ पे इस तरह करके थिन एरो के साथ नल लेबल. ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं. तो जो पावर आपको मैनुअली डेटाबेस क्रिएशन में ड्रैग एंड ड्रॉप से या सिलेक्शन से अवेलेबल है, ऑल पावर, दैट पावर इज अवेलेबल विद इन द माइग्रेशन एज वेल. ठीक है, सो द Laravel schema facade provides database agnostic support for creating and manipulating tables across all Laravel supported database systems. ठीक है, तो इसके अंदर जिस तरह आपके पास रिक्वेस्ट की एक फसाद क्लास थी ना, जिससे आप इनपुट्स को रीड कर रहे थे, फिर सेशन की थी. ठीक है, फसाद क्लास, इस तरह आपके पास एक फसाद डिज़ाइन पैटर्न जो है उसके क्रॉस सेट ऑफ क्लासेस अवेलेबल हैं विद इन द Laravel फ्रेमवर्क. इसी तरह जब आपने माइग्रेशन को रन करना है ना, उसमें भी एक स्कीमा की फसाद क्लास है जो कि इस चीज़ को हैंडल करती है, टेबल्स को क्रिएट करना, उनको अपडेट करना, मॉडिफाई करना. ठीक है, सो स्कीमा फसाद क्लास इज द नेम ऑफ दैट क्लास. उसके अंदर क्रिएट का मेथड है और मेथड्स हैं, सेट ऑफ मेथड्स हैं, ड्रॉप का मेथड है. तो वो आपको बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करने में, ड्रॉप करने में और इस तरह के एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. प्रोवाइड द डेटाबेस एग्नोस्टिक सपोर्ट, मीनिंग दैट ये इस तरह की सपोर्ट, database agnostic support means that when your framework supports multiple types of databases. ठीक है, तो database agnostic support for creating and manipulating tables across all of the Laravel supported database system. तो MySQL के अंदर भी अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो दैट इज सपोर्टेड एज वेल. अगर आपके पास SQL सर्वर है दैट इज सपोर्टेड एज वेल. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल PostgreSQL है या SQLite है दैट इज सपोर्टेड एज वेल. तो ये Laravel का जो स्कीमा है ये आपको माइग्रेशंस को इन ऑल द सपोर्टेड डेटाबेसेस जो भी सपोर्टेड हैं इसके अंदर, उनके अंदर रन करने में हेल्प करता है. ठीक है, टिपिकली माइग्रेशंस विल यूज दिस फसाद टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डेटाबेस टेबल्स एंड कॉलम्स. तो आप इसको डेटाबेस टेबल्स को क्रिएट करने में, उनको फॉर एग्जांपल मॉडिफाई करने में यूज़ करेंगे. ठीक है, यू में यूज़ द मेक माइग्रेशन आर्टिजन कमांड टू जनरेट अ डेटाबेस माइग्रेशन. ठीक है, अब ये मेक माइग्रेशन कमांड ये आपके लिए बिल्कुल भी अनफेमिलियर नहीं होनी चाहिए, न्यू नहीं होनी चाहिए. आपने इसी तरह की सिमिलर एक कमांड यूज़ की थी मेक कंट्रोलर. तो मेक कंट्रोलर कमांड आप कब यूज़ करते थे? जब आपने कंट्रोलर्स क्रिएट करने होते थे इन योर Laravel प्रोजेक्ट. अच्छा, इसी तरह जब आप, जिन लोगों ने ORM यूज़ किया है तो उन्होंने मेक कॉलन मॉडल की कमांड यूज़ की होगी. तो आप उस कमांड को किस वक्त यूज़ करते हैं? जब आप बेसिकली मॉडल्स क्रिएट करते हैं फॉर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस यूजिंग द एलोकेंट ORM. ठीक है, इन द Laravel. तो कंट्रोलर की कमांड जो है वो तो हमने काफ़ी डिटेल में देखी है. तो बेसिकली मेक माइग्रेशन की कमांड भी वही काम करती है जो कि मेक कंट्रोलर की करती थी. मेक कंट्रोलर की कमांड क्या करती थी कि आपके जस्ट
हाँ जी, मैंने स्क्रीन शेयर किया। तो मेक कंट्रोलर की कमांड क्या करती थी कि आप जब भी मेक कंट्रोलर की कमांड के क्रॉस कोई कंट्रोलर क्रिएट करते थे तो वो आपके ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर उस नेम का कंट्रोलर क्रिएट करते थे। फॉर एग्जांपल PHP आर्टिजान मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस स्टूडेंट कंट्रोलर, तो आपके पास ये स्टूडेंट कंट्रोलर आ गया, ठीक है। PHP आर्टिजान मेक कंट्रोलर PHP आर्टिजान स्पेस मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस यूज़र कंट्रोलर, तो आपके पास ये यूज़र कंट्रोलर आ गया, ठीक है। इसी तरह जब भी आपने माइग्रेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द माइग्रेशन फाइल्स, और माइग्रेशन फाइल्स रिजाइड करती हैं विद इन द डेटाबेस फोल्डर, एंड विद इन द डेटाबेस देयर इज अ माइग्रेशन फोल्डर। तो यहाँ पे आपकी माइग्रेशन फाइल्स होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट दीज फाइल्स एंड देन you have to migrate these files to practically create the tables in the backend database, ठीक है। तो make जो कॉलन माइग्रेशन की कमांड मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग दीज माइग्रेशन फाइल्स जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। ये माइग्रेशन फाइल अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, मेक कॉलन माइग्रेशन, ठीक है, आर्टिजन कमांड। द न्यू माइग्रेशन विल बी प्लेस इन योर डेटाबेस माइग्रेशन डायरेक्टरी, तो आपको माइग्रेशन डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। Lara will use the name of the migration to attempt to guess the name of the table. This is very important. तो अगर इसमें एक पर्टिकुलर कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन, अगर आप उस तरह से माइग्रेशन की फाइल को क्रिएट करेंगे तो ये खुद ब खुद डेटाबेस नेम को पिक कर लेगा। अगर आपने उस पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ नहीं किया तो इसको डेटाबेस नेम को गेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो उससे जो आपकी फाइल का जो बेसिकली बॉयलर प्लेट कोड जिसे कहते हैं या डिफ़ॉल्ट कोड, वो उस तरह से क्रिएट नहीं होगा जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, नेट का इशू है। ठीक है, आई एम बैक। तो नेट का थोड़ा इशू था, आई थॉट कि इसको तो ब्रेक कर लिया जाए। So Laravel will use the name of the migration to attempt to guess the name of the table and whether or not the migration will be creating a new table, ठीक है। If the Laravel is able to determine the table name from the migration name, Laravel will pre-fill the generated migrate file with the specified table, ठीक है। अब मैं आपको ये कि ये अटेम्प्ट किस तरह करेगा, ठीक है। Now let's just move towards this। तो यहाँ पे आपके पास एक कमांड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर मैं माइग्रेशन की कमांड रन करूँगा। ये इसको यहाँ पे मैं PHP आर्टिजान मेक माइग्रेशन, ठीक है। अब माइग्रेशन, ठीक है, यहाँ तक तो मैं आ गया। अब इसके बाद मैंने टेबल नेम देना है। तो आपको ये लेफ्ट साइड पे माइग्रेशन फाइल्स नज़र आ रही हैं। अगर आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करें, इसमें 3 फाइल्स जो है ना, यूजर्स, पासवर्ड रीसेट्स और फेल्ड जॉब्स, ये 3 माइग्रेशन फाइल्स तो आपका जो लारावेल प्रोजेक्ट है ना वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। जब भी लारावेल प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो 3 माइग्रेशन फाइल्स इस फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आपने जब अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएशन स्टार्ट करनी है तो यू कैन डिलीट दीज फाइल्स, आप इनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से ये होगा कि फिर आप जब भी अपने माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट करेंगे तो आपकी यू कैन क्रिएट योर ओन माइग्रेशन फाइल विद दिस यूजर्स नेम, ठीक है। अगर आपने यूजर्स की क्रिएट करनी होगी, फिर अगर एग्जिस्टिंग है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 3 तो ये बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं और 3 मैंने क्रिएट की, यूजर्स अंडरस्कोर इन्फोज, डिटेल्स और डाटा, ठीक है। अब इन अंडरस्कोर टेबल, ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर टेबल, क्रिएट अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट्स अंडरस्कोर टेबल। तो हर एक माइग्रेशन फाइल में आप देखेंगे वो उसको प्री पेंड कर रहा है विद द क्रिएट अंडरस्कोर और उसको अपेंड कर रहे हैं हम विद द अंडरस्कोर टेबल। सो दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन दैट यू हैव टू यूज। अगर आप इस नेमिंग कन्वेंशन को यूज नहीं करेंगे तो फिर इससे ये होगा कि आपके पास ये जो हर एक फाइल के अंदर 2 मेथड्स हैं, अप और डाउन के मेथड में, ठीक है। अप मेथड के अंदर आपको स्कीमा ऑफ क्रिएट नजर आ रहा है। क्रिएट के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है दैट इज द नेम ऑफ द टेबल। अगर आप इस प्रॉपर कन्वेंशन से फाइल को क्रिएट नहीं करेंगे सो योर सिस्टम वोंट बी एबल टू गेस द नेम ऑफ द टेबल। और जो सेकंड कमांड है दैट इज बेसिकली कॉलम्स एंड देयर डाटा टाइप्स व्हिच आर गोइंग टू बी क्रिएटेड विद इन द डिटेल्स टेबल। तो अगर आप प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन से करेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद वो फिल कर देगा अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर कन्वेंशन नहीं करेंगे तो इट वॉन्ट बी एबल टू फिल इन दीज।
तो मैं पहले सबसे पहले आपको विदाउट कन्वेंशन क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर मैं विद प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा सा ज़रा इसका कमांड लाइन जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो माइग्रेशन PHP आर्टिजान मेक माइग्रेशन, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि टेस्ट, ठीक है, एक मैंने टेस्ट माइग्रेशन क्रिएट की, एंटर करूँ। अब मैंने प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज़ नहीं किया, इसको प्रीपेंड क्रिएट अंडरस्कोर से नहीं किया, और नहीं। तो ये मैं अगर राइट साइड पे देखूँ तो इसने माइग्रेशन कमांड, एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर दी है 2021-6-25 और कुछ नेम है, देन test.php। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, इसमें देखें आपके पास जो इंपोर्ट्स हैं वो खुद ब खुद वर्क कर रही है नेम स्पेस से। फिर एक उसने क्लास क्रिएट कर दी टेस्ट के नाम से जो कि माइग्रेशन को इंपोर्ट कर रही है। उसके बाद उसने 2 एम्प्टी मेथड्स क्रिएट किए, अप एंड डाउन, ठीक है। अब इन मेथड्स के अंदर वो जो स्कीमा क्रिएट का फंक्शन है वो भी अवेलेबल नहीं है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स भी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह डाउन मेथड या इसके अंदर ये भी एम्प्टी है, इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीज़न कि आई हैव नॉट फॉलोड द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। अब मैं इसी माइग्रेशन फाइल को दोबारा प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन से क्रिएट करता हूँ। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ये प्रॉपर कंप्लीट कर लें इस प्रोसेस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास अप और डाउन के जो मेथड्स हैं दे आर कम्प्लीटली एम्प्टी, बट इफ वी क्रिएट migration files using the proper naming convention, then they are not going to be empty, rather they are going to have a table name inside them। तो अभी इसने टेबल नेम को भी खुद से एज्यूम नहीं किया, ठीक है। जिस तरह के डिटेल्स में देखें इसने टेबल नेम डिटेल्स एज्यूम किया है इन द फॉर क्रिएटिंग द टेबल, ठीक है। इस तरह यूजर इन्फो में देखें उसने टेबल नेम एज्यूम किया है यूजर्स अंडरस्कोर इन्फोज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो अभी बेसिकली ये इसने नहीं किया। जब हम प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन से करेंगे फिर ये खुद ब खुद इसको एट द बैक एंड इसका कुछ बॉयलर प्लेट कोड आपको दिखा देगा, ठीक है। तो नाउ वी आर बैक। अब मैं उसी कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ जो मैंने इससे पहले की थी, ठीक है, लेकिन मैं इसको टेस्ट को प्रीपेंड करता हूँ विद द क्रिएट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर टेबल। दिस इज द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। अब जो मेरी माइग्रेशन की फाइल क्रिएट होगी दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट आई हैव क्रिएटेड अ व्हाइल अगो, ठीक है। अब देखें एक और फाइल क्रिएट हो गई क्रिएट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर टेबल। मैं जब इसमें जाऊंगा और इसमें जाने के बाद जब मैं इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट कोड है उसको व्यू करूंगा तो देखें दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी हैव सीन इन द लास्ट टाइम। यहाँ पे अप और डाउन के मेथड्स कंप्लीटली एम्प्टी थे, जबकि यहाँ पे इसने अदर दैन द इंपोर्ट्स और क्लास नेम उसने जो अप और डाउन के मेथड्स हैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेट ऑफ मेथड्स प्लेस किए, ठीक है। मीनिंग दैट कि इसने खुद ब खुद स्कीमा जो आपका फसाद इंटरफेस है उसके क्रॉस क्रिएट मेथड को कॉल किया, उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपके टेबल का नेम होगा दैट वुड बी टेस्ट, ठीक है, और उसके क्रॉस 2 जो कॉलम्स हैं उसको भी उसने क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये बेसिकली जो 2 फील्ड्स हैं ये 3 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन 2 स्टेटमेंट्स भी ऐड कर दें। टेबल ऑफ आईडी विच इज़ ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, ठीक है। तो आपको ऑटो इंक्रीमेंट आईडी क्रिएट करनी होती है तो आप वहाँ पे जाके खुद टेबल के अंदर मेंशन करते हैं कि चेक बॉक्स से कि A_I दिस इज ऑटो इंक्रीमेंट। और सेकेंडली टेबल ऑफ टाइम स्टैम्प्स, ये क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, ठीक है, उसके कॉलम्स खुद ब खुद मैनेज करेगा। यू डोंट हैव टू बेसिकली क्रिएट एंड मैनेज दोस कॉलम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने कुछ कोड जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्केलेटन प्लेस कर दिया। इसी तरह डाउन फंक्शन के अंदर स्कीमा ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। तो ये जो 2 मेथड्स हैं ना अप और डाउन के, यू माइट बी वंडरिंग कि ये 2 मेथड्स यहाँ पे क्यों है ना। तो अप मेथड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द टेबल्स, ठीक है। जब आपने टेबल को क्रिएट करना हो या किसी नए कॉलम को क्रिएट करना हो इन द एग्जिस्टिंग टेबल तो आप अप का मेथड यूज़ करते हैं। जब आपने बेसिकली रोल बैक करनी हो चेंजेस, कोई कॉलम डिलीट करना हो, टेबल डिलीट करना हो, देन बेसिकली यू कैन यूज़ द डाउन मेथड, ठीक है। तो जब भी रोल बैक, रीसेट या माइग्रेशन कॉलन फ्रेश, माइग्रेशन कॉलन रीफ्रेश, माइग्रेशन कॉलन रीसेट, ये जब भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं तो ये डाउन मेथड कॉल होता है, ठीक है। रोल बैक में भी डाउन मेथड कॉल होता है, लेकिन जो रिफ्रेश और फ्रेश है उसमें दोबारा फिर पहले डाउन मेथड कॉल होता है फिर अप मेथड कॉल होता है, क्योंकि उसमें दोबारा माइग्रेट भी कर देते हैं। जबकि जो रोल बैक है इट ओनली कॉल्स द डाउन मेथड। तो डाउन मेथड आप उस वक्त यूज़ करते हैं, आपकी माइग्रेशन की जो कमांड है उस वक्त यूज़ करती हैं जब आपने
टेबल के अंदर से चेंजेस को रोल बैक करना हो, प्रीवियस वर्जन की तरफ मूव करना हो डाटाबेस में, ठीक है। और जब आपने नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करना हो डाटाबेस का, उसमें कोई नया कॉलम ऐड करना हो या टेबल ऐड करना हो, देन यू यूज़ द अप मेथड। तो इसलिए इसके अंदर क्रिएट का मेथड है, स्कीमा फसाद इंटरफेस का, और इसके अंदर ड्रॉप का मेथड है, ठीक है। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। तो ये एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन है जिससे आपको क्रिएट करना है। सो दैट इज व्हाट इट हैज़ बीन रेफर्ड इन द सेकंड पैराग्राफ, कि बेसिकली अगर आपने प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया तो वो खुद ब खुद टेबल का नेम गैस कर लेगा, ठीक है। और अगर आपने प्रॉपर कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया तो इट वॉन्ट बी एबल टू गेस द नेम, देन यू हैव टू मैनुअली स्पेसिफाई द नेम, ठीक है। अदरवाइज यू मे सिंपली स्पेसिफाई द टेबल इन द माइग्रेशन फाइल मैनुअली। तो आपको बेसिकली इस तरह माइग्रेशन क्रिएट करनी है, माइग्रेशन फाइल्स के आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज गेट कर सकें, ठीक है। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू create the migration file with the proper naming conventions. Then next is the migration structure. Migration structure में जो मैंने अभी आपको फाइल ओपन करके दिखाई है, इसके अंदर दो मेथड्स हैं, अप एंड डाउन। अप मेथड बेसिकली उस वक्त कॉल होता है व्हेन यू हैव टू ऐड न्यू टेबल्स, कॉलम्स, इंडेक्सेस टू योर डाटाबेस, ठीक है। और डाउन मेथड उस वक्त कॉल होता है व्हेन यू हैव टू रिवर्स द ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द अप मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अभी आपको कमांड दिखाऊंगा। रोल बैक की कमांड है, वो बेसिकली डाउन को कॉल करती है, ठीक है। रिफ्रेश की कमांड है, पहले वो डाउन मेथड को कॉल करती है फिर अप मेथड को कॉल करती है। फ्रेश की कमांड है, वो भी पहले डाउन मेथड को कॉल करती है फिर अप मेथड को कॉल करती है, ठीक है। रीसेट की कमांड है, वो डाउन मेथड को कॉल करती है और स्टॉप हो जाती है। तो दीज आर बेसिकली मेथड यूज्ड इन इंटरचेंजेबली, ठीक है, नॉट इंटरचेंजेबली, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। सो ये बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में यही डिस्क्राइब है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने, जिस तरह मैंने अभी आपको एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट करके दिखाई, अगर आपने एक फ्लाइट्स टेबल के लिए माइग्रेशन फाइल क्रिएट करनी है तो इट वुड बी लाइक दिस वन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है फॉर द टेस्ट। तो इसमें ये ऊपर आपको PHP और नेम स्पेसिस और क्रिएट फ्लाइट्स टेबल, फिर अप मेथड में आपका क्रिएट का मेथड है जिसके अंदर फ्लाइट्स। तो ये एज्यूम करेगा कि आप जब आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे क्रिएट अंडरस्कोर फ्लाइट्स अंडरस्कोर टेबल, तो ये एज्यूम करेगा एट द बैक एंड द नेम ऑफ द टेबल इज फ्लाइट्स, जबकि उसके अंदर ये वाली फील्ड है, ठीक है। आईडी का कॉलम है विच इज़ ऑटो इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट। स्ट्रिंग टाइप का कॉलम है नेम, तो स्ट्रिंग इज द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम एंड नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम। स्ट्रिंग इज द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम, एयरलाइन इज द नेम ऑफ द कॉलम। और टाइम स्टैम्प्स जो है ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के कॉलम्स को ऐड कर देता है। तो इफेक्टिवली जो आपके 4 स्टेटमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू ऐड 5 कॉलम्स इन द डाटाबेस, ठीक है। इस तरह डाउन की कमांड जो है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे ड्रॉप का मेथड है, लेकिन जब हमने क्रिएट किया था ड्रॉप एक एग्जिस्ट था, तो वो एक एक्सेसिवली ये चेक करता है कि अगर एग्जिस्ट करता है फिर ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये सिंपल ड्रॉप का मेथड है, मीनिंग दैट रोल बैक करने के लिए चेंजेस या टेबल को। तो जब आपने एक दफ़ा ये माइग्रेशन की फाइल्स क्रिएट कर लें, फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएट दीज फाइल्स, आपके पास 3, 3, 6, 7, 8 फाइल्स हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपल टेस्ट, क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है। जब आपने माइग्रेशन की फाइल क्रिएट करनी, अभी तक आपने एट द बैक एंड टेबल के अंदर ये टेबल्स क्रिएट नहीं किए, आपके पास सिर्फ प्रोग्रामिंग में यहाँ पे लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर ये फाइल क्रिएटेड है। ये वाली जो रेस्ट ऑफ द फाइल्स हैं ये तो मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है, लेकिन जो टेस्ट मैंने क्रिएट किया है, दिस बेसिकली टेस्ट टेबल इज नॉट क्रिएटेड इन द बैक एंड डाटाबेस, ठीक है। तो यू माइट बी थिंकिंग कि डाटाबेस भी क्रिएट करेंगे, तो दैट इज नॉट द केस। ये माइग्रेशन की फाइल्स हैं, दे विल ओनली क्रिएट द टेबल्स, ये सिर्फ टेबल्स को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो डाटाबेस आपने खुद से क्रिएट करके उसका रेफरेंस जो है इन्वायरमेंट फाइल में मेंशन कर देना। तो यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट फाइल के अंदर fmarket-migration, दिस इज द नेम ऑफ द डाटाबेस, ठीक है। तो ये डाटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। लेट्स लुक एट दैट डाटाबेस, इसको थोड़ा देख लें। तो यहाँ पे आए हम, तो ये बेसिकली आपके पास है fmarket-migration। तो ये ऑनलाइन फिश मार्केट जो थी ना, उसी को मैं डिफरेंट उसके वर्जन क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने भी अगर अपने सिस्टम के अंदर माइग्रेशन करनी है तो एज अ फर्स्ट स्टेप आप उसको पहले थॉरली टेस्ट कर लें। ये ना हो कि आपका डाटा जो है वो रोल बैक में या किसी ऐसी कमांड में वेस्ट हो जाए जो कि आपके लिए क्रूशल है, ठीक है। तो मैंने इसका एक और डाटाबेस का वर्जन क्रिएट कर लिया fmarket-migration, और ये इसी टेबल को मैंने फिर इसके अंदर रेफर कर दिया, ठीक है। तो जो आपकी माइग्रेशन कमांड्स हैं वो इस डाटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करेंगे। सो यू कैन नॉट क्रिएट डाटाबेस यूजिंग द माइग्रेशन कमांड्स, रादर यू कैन क्रिएट टेबल्स। तो
डेटाबेस नेम तो एक वंस एक्टिविटी है ना, उसके अंदर टेबल जो होते हैं वो चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, उसके अंदर बेसिकली टेबल्स को ऐड करना, नए कॉलम्स को ऐड करना, रिमूव करना, रोल बैक करना, तो ये चीज़ें मॉडिफाइबल है। डेटाबेस तो वंस एक्टिविटी है, आपके जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आप एक दफ़ा उसको क्रिएट कर देंगे। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द टेबल। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो कॉलम्स नहीं है, सिर्फ माइग्रेशन का एक टेबल है, ठीक है। और क्योंकि मैंने इससे पहले माइग्रेशन रन की हुई है इसलिए ये टेबल क्रिएटेड है। अगर ये मैं माइग्रेशन फर्स्ट टाइम रन कर रहा होता तो फिर ये टेबल भी उसके अंदर एग्जिस्टिंग ना होता, ठीक है। अब मैं माइग्रेशन कमांड को रन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इस डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह के नजर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास जस्ट जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर माइग्रेशन फाइल्स तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एट द बैक एंड टेबल्स के जो बेसिकली डेटाबेस है उसके अंदर ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दैट। सो फॉर दैट पर्पज देयर इज अ कमांड नोन एज PHP आर्टिजान माइग्रेट। ये जो कमांड है ना ये आपकी डेटाबेस और माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर जितनी भी माइग्रेशन फाइल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगी, रन करेगी, और रन करके उसके करस्पॉन्डिंग टेबल्स अलॉन्ग विद देयर कॉलम्स एंड देयर टाइप्स एट द बैक एंड डेटाबेस क्रिएट कर देगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द टेबल, PHP आर्टिजान माइग्रेट, ठीक है। तो अब ये वन बाय वन आपकी सारी फाइल्स को माइग्रेट कर देगी, ठीक है। अब देखें ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टेबल्स थे, तो 7 टाइम्स माइग्रेटिंग और 7 टाइम्स माइग्रेटेड, दो बेसिकली। तो माइग्रेटिंग मीन्स दैट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेटेड मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन हैज कंप्लीटेड, ठीक है। तो 7 टाइम्स ये रिपीट हुआ। अब हम बैक एंड PHP उसमें जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से आपको नजर आएगा कि एफ मार्की डैश माइग्रेशन के अंदर आपके पास डाटा का टेबल है, डिटेल्स का टेबल है, फील्ड जॉब्स का टेबल है, पासवर्ड रीसेट्स का टेबल है, टेस्ट जो हमने अभी क्रिएट किया उसका टेबल है, यूजर्स का टेबल है और यूजर्स अंडरस्कोर इन्फो का टेबल है। तो इसने 7 टेबल्स क्रिएट किए प्लस माइग्रेशन टेबल। माइग्रेशन टेबल ऐसा टेबल है जिसके अंदर ये माइग्रेशन फाइल्स का बेसिकली रिकॉर्ड सेव होता है, ठीक है। कि माइग्रेशन फाइल्स के नेम्स क्या हैं, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर्स टेबल, तो ये बाय डिफॉल्ट लारावेल इसको क्रिएट करता है इस टेबल को, ठीक है। और जब आप अनमाइग्रेट करते हैं या रोल बैक करते हैं तो ये टेबल एम्प्टी तो हो जाता है, लेकिन इसका स्कीमा डिलीट नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना। तो हमने जो टेस्ट टेबल क्रिएट किया था उसको हम जरा देखते हैं। टेस्ट, तो इसमें हमने कोई भी फील्ड ऐड नहीं की थी ना, इसलिए ये ID क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। तो यहाँ पे आप देखें और बैक पे जाएं आप, तो यहाँ पे टेस्ट जो आपका स्कीमा था इसके अंदर आपके पास कोई नया कॉलम नहीं है, जस्ट ID और टाइम स्टैम्प्स जो है क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड के कॉलम्स को ऐड कर देता है, और ID जो है ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम को ऐड कर देती है। यहाँ पे आपके पास जस्ट सारे के सारे टेबल्स हैं और उनके अंदर डिटेल्स के अंदर ये देखें, डिटेल्स के अंदर मैंने वो फिश का जो डिटेल है ID क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, नेम, वेट, पब्लिक, ये मैंने ऐड किया हुआ, ठीक है। इस तरह यूजर्स अंडरस्कोर इन्फोज के अंदर मैंने ID क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन सेव की है। ये जो पासवर्ड रीसेट्स, फेल्ड जॉब्स और यूजर्स के टेबल हैं दे आर क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है तो मैंने इनको रिमूव नहीं किया, ठीक है। सो PHP आर्टिजान माइग्रेट कमांड क्या करेगी, इफेक्टिवली आपकी माइग्रेशन फाइल को रन करेगी और जो आपके टेबल्स जो आपने क्रिएट करने हैं उनको बैक एंड पे क्रिएट कर देगी प्रैक्टिकली, ठीक है। अब इसके अंदर माइग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट एक्टिविटी है एज पार्ट ऑफ द लैब, इसको आप खुद से करेंगे। इन दिस एक्टिविटी बेसिकली स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कमांड्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कैटेगरी के अंदर आपने डिफरेंट कमांड्स को अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आपने कमांड्स को देखना हो कि माइग्रेशन कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं, तो देन बेसिकली यू कैन लुक एट बाय योरसेल्फ। इसमें जाएं, यहाँ पे PHP आर्टिजान और लिस्ट, ये जो लिस्ट है ना ये सारे के सारी कमांड्स की लिस्ट आपको दे देगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये सेशन की कमांड है जिसमें सेशन कॉलन टेबल है, दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द टेबल, ठीक है। अब माइग्रेशन से अगर आपने सेशन डाटा को टेबल में सेव करना हो, जैसे मैंने कहा था कि डाटाबेस टेबल के अंदर भी आप सेशन डाटा सेव कर सकते हैं, तो आप सेशन कॉलन टेबल से उस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द माइग्रेट सेक्शन। तो आपके पास ये माइग्रेट सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर आपको सेट ऑफ कमांड्स नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज माइग्रेट कॉलन फ्रेश, सेकंड इज माइग्रेट कॉलन इंस्टॉल, थर्ड इज माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश, फोर्थ इज migrate colon reset, fifth is migrate colon rollback, and sixth is migrate colon status.
अब इनकी डिस्क्रिप्शन भी रीड करके मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करती है। तो माइग्रेट कॉलन फ्रेश ड्रॉप्स ऑल टेबल्स एंड रीरन ऑल माइग्रेशंस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एग्जिस्टिंगली 2 टेबल्स हैं इन योर डाटाबेस, तो अगर आपने PHP आर्टिजान माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश की कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या करेगी, सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग कॉलम्स को डिलीट करेगी अलॉन्ग विद देयर डाटा, रिमूव कर देगी, ड्रॉप कर देगी सारे टेबल। फिर दोबारा से जो माइग्रेशन फाइल्स के अंदर आपने टेबल मेंशन किए हैं, उन टेबल्स को दोबारा माइग्रेशन फाइल्स को रन करके एम्प्टी टेबल्स क्रिएट कर देगी। अच्छा, इसमें अब जो एक एम्फेसिस है ना, दैट इज ऑन द ड्रॉप ऑल टेबल्स। ऑल टेबल्स मीन्स दैट कि अगर आपने कोई मैन्युअली टेबल भी क्रिएट किया है ना, तो ये उसको भी डिलीट कर देगी। ठीक है, सिर्फ माइग्रेटेड टेबल्स को डिलीट नहीं करेगी जो कि आपने माइग्रेशन फाइल से क्रिएट किए हैं, बल्कि ऐसे तमाम टेबल्स को भी डिलीट कर देगी जो कि आपने मैन्युअली क्रिएट किए हैं। सो दिस इज़ वेरी बेसिकली डेंजरस कमांड इन द सेंस कि आपने इसको बड़ी केयरफुल यूज़ करना है, बल्कि इसको यूज़ ही ना करें, क्योंकि मैन्युअली क्रिएटेड जो टेबल्स होंगे उनको आपको फिर बड़े दोबारा एफर्ट करनी पड़ेगी उनको क्रिएट करने के लिए, क्योंकि माइग्रेशन से चलें ठीक है, दोबारा फाइल्स को रन करेंगे, डाटा तो लॉस हो गया लेकिन टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन जो मैन्युअली क्रिएटेड टेबल्स हैं, you don't want to remove them with the migration commands, so this command is rarely used। ठीक है, ये यूज नहीं है। सेकंड जो migrate colon install है, this is to create the migration repository, और ये by default created होती है, so I didn't use this command। इसको आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की, जो बेसिकली आपको टेबल नजर आ रहा है ना माइग्रेशन का, ये माइग्रेशन का टेबल बेसिकली एट द बैक एंड, इसी कमांड की एट द बैक एंड उसकी लॉजिक है कि उसको क्रिएट करना। ठीक है, जो आपको ये PHP MyAdmin के अंदर एक माइग्रेशन का टेबल नजर आ रहा था ना, ये टेबल। ठीक है, तो ये इस तरह की बेसिकली रिपोजिटरी को हैंडल करने के लिए यूज होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट द माइग्रेशन रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो जाता है, तो हम इस कमांड को एट द कमांड प्रॉम्प्ट या यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर यूज नहीं करते, आई डिडंट यूज इट। ठीक है, सो थर्ड बेसिकली कमांड इज द माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश। इट बेसिकली रीसेट एंड रीरन ऑल द माइग्रेशंस। रिफ्रेश को आप फ्रेश से कंपेयर करें, फ्रेश में था ड्रॉप ऑल टेबल्स, ठीक है, रिफ्रेश में है रीसेट एंड रीरन ऑल माइग्रेशंस। तो बेसिकली रिफ्रेश फ्रेश से इस तरह डिफरेंट है कि ये जो आपके मैन्युअली क्रिएटेड टेबल्स हैं उनको डिलीट नहीं करती, बल्कि जो आपके माइग्रेटेड टेबल्स थे सिर्फ उन्हीं को पहले रिमूव करती है, डिलीट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से रीसेट रिफ्रेश की कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा दोबारा, तो ये पहले जो आपके पास 7 टेबल्स हैं इनको रिमूव करेगी, डिलीट करेगी, ड्रॉप कर देगी, फिर दोबारा माइग्रेशन फाइल्स को एग्जीक्यूट करेगी और एम्प्टी टेबल्स क्रिएट कर देगी। जबकि फ्रेश की कमांड जो है मैन्युअली क्रिएटेड टेबल्स को भी रिमूव कर देगी, और फिर जब वो माइग्रेशन फाइल्स को दोबारा रन करेगी तो आपके मैन्युअली क्रिएटेड टेबल्स क्रिएट नहीं होंगे इन द केस ऑफ द फ्रेश। जबकि रिफ्रेश जो है, दिस इज कंपैरेटिवली बेटर और लेस डेंजरस कमांड एज कम्पेयर टू फ्रेश, कि आपके मैन्युअली टेबल क्रिएटेड टेबल्स को रिमूव नहीं करती। ठीक है, माइग्रेट कॉलन रीसेट, रोल बैक ऑल डेटाबेस माइग्रेशंस। अब ये बेसिकली फ्रेश और रिफ्रेश से इस तरह डिफरेंट है रीसेट की कमांड, कि ये आपके जो माइग्रेटेड टेबल्स हैं ना उनको रिमूव कर देगी, लेकिन दोबारा माइग्रेशन फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, मीनिंग दैट आपका डाटाबेस जब एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, उसमें दोबारा माइग्रेशन फाइल्स आपको नज़र नहीं आएंगी, जो टेबल्स हैं उनको रिमूव कर देगी, दैट्स इट। इट विल नॉट रीरन द माइग्रेशन कमांड्स, जो कि फ्रेश और रिफ्रेश के कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल है। ठीक है, माइग्रेट कॉलन रोल बैक द लास्ट डाटाबेस माइग्रेशन। तो ये बेसिकली आपने अगर लास्ट टाइम जो भी कमांड एग्जीक्यूट की है ना, उससे जो भी चेंजेस आई हैं उनको बेसिकली रोल बैक कर देगी। तो एज्यूम करें कि आपने लास्ट स्टेप पे एक फॉर एग्जांपल कमांड एग्जीक्यूट की जिससे एक नया कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, टेबल के अंदर, एंड देन यू वांट टू रिमूव दैट कॉलम। ठीक है, आपने सोचा कि इसको मैं कॉलम को रिमूव कर दूँ, या आई डोंट नीड दिस, तो आप बेसिकली उससे फौरन बाद फॉलोइंग दैट कमांड यू विल रन द migrate colon rollback command, so that will basically roll back the last change that you have made in the database tables। ठीक है, और जो फाइनल कमांड है migrate colon status, it shows the status of each migration। तो फॉर एग्जांपल status of each migration means that कि ये migration files execute हुई हैं या नहीं, तो ये boolean वैल्यू रिटर्न करता है yes और no के फॉर्मेट में। अगर आपकी migration files रन हुई नहीं है तो ये कहेगा yes, अदरवाइज no। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको इस कमांड को पहले करके बता देता हूँ, क्योंकि आपने माइग्रेशन फाइल्स रन की हुई हैं, सो देन वी कैन सिंपली रन PHP आर्टिजान माइग्रेट कॉलन स्टेटस। तो ये देखें आपके पास एक टेबल आया, इसमें रैन माइग्रेशन में माइग्रेशन फाइल्स हैं जो 7, उनके नेम्स हैं,
रैन में मीनिंग यस, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और फाइल क्रिएट कर दूं यहाँ से, php migrate php artisan make migration create फॉर एग्जांपल records underscore table, मैंने रन किया, ठीक है, ये भी क्रिएट कर रहा है, इट विल टेक सम टाइम। तो एक रिकॉर्ड्स की इसने माइग्रेशन क्रिएट कर दी, कंप्लीटेड। अब मैं दोबारा इस कमांड को रन करूँ, स्टेटस को देखें, यहाँ पे आपके पास, क्योंकि जो भी हमने फाइल क्रिएट की है माइग्रेशन फाइल, उसको हमने रन नहीं किया, ठीक है, तो उसका स्टेटस उसने नो रिटर्न किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा कमांड रन करूँ php artisan migrate reset, तो ये सारी की सारी को रोल बैक कर देगा, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा स्टेटस रन करूँ यहाँ से माइग्रेट स्टेटस, तो ये सारी की सारी बेसिकली नो आ रही है, मीनिंग दैट कि कोई भी माइग्रेशन फाइल रन नहीं हुई। अब मैं दोबारा इसको अगर यहाँ पे आर्टिजान माइग्रेट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये सारी की सारी माइग्रेशन फाइल्स रन हो जाएंगी। तो अब मैं अगर स्टेटस व्यू करूँगा तो ये सभी में यस आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सर ये और रीसेट करने से माई एडमिन से डिलीट हो रही हैं? हाँ जी, रीसेट करने से, वहाँ मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, रीसेट करूँ तो अभी देखें हम टेबल में जाएंगे डेटाबेस के अंदर, और यहाँ से इसको अपडेट करेंगे तो आपको कोई भी टेबल नज़र नहीं आएगा एक्सेप्ट द माइग्रेशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो भी 8 टेबल्स थे वो नहीं है, सिर्फ माइग्रेशन का टेबल है, वो भी एम्प्टी है, ठीक है। तो जब दोबारा मैं यहाँ से माइग्रेट करूँगा तो ये दोबारा माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करने के बाद php my admin में आपको वो टेबल सारे डाटा डिटेल्स सेल जॉब्स, ठीक है। तो ये स्टेटस इस तरह काम करता है। तो आपने अगर देखना होगा माइग्रेशन फाइल, वैसे खुद भी php my admin में देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब आप कमांड, हाँ जी सर, अगर कॉलम्स में डेटा पड़ा हुआ है तो रीसेट करने से डेटा वो चला जाएगा, या दोबारा माइग्रेट करने से डेटा भी वो सारा आएगा? नहीं, डेटा रिमूव हो जाएगा, आपके कॉलम्स जो हैं वो माइग्रेट करने से दोबारा फ्रेश एम्प्टी कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें जो रीसेट की कमांड है, ये आप अपने प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में ना, आई वुड से कि आपको ये जरूरत ही नहीं है ये कमांड एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि अभी आपके पास, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, अच्छा आई एम बैक। तो वो थोड़ा नेटवर्क का इशू था। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अभी आपके प्रोजेक्ट में स्टेटस ये है कि आपको पता है कि डाटाबेस का स्कीमा क्या है। आप सिंपली एक दफ़ा माइग्रेशन की फाइल्स क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू दैट स्कीमा, और एक दफ़ा माइग्रेट की कमांड को रन कर दें, ठीक है, बट दैट्स इट। अगर आपने नए टेबल को ऐड करना है तो उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, विच इज़ हेयर, ठीक है, नॉट दिस वन, ये तो माइग्रेट इंस्टॉल की है यहाँ पे। हाँ, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम्स, तो ये इसमें बेसिकली आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी अगर नए टेबल्स क्रिएट करने हैं तो इस फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल php artisan make migrate add profile to users, तो ये यूजर्स टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड कर देगी विद द नेम प्रोफाइल। तो आपकी नई माइग्रेट फाइल क्रिएट होगी जिसमें स्कीमा टेबल यहाँ पे क्रिएट नहीं है, टेबल है, और उसके बाद यूजर्स, मीनिंग दैट यूजर्स टेबल के अंदर टेबल ऑफ स्ट्रिंग प्रोफाइल नलेबल, नलेबल मीन्स दैट इसके अंदर नल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब ये जो फाइल, जब आप इस माइग्रेट फाइल को php artisan माइग्रेट करेंगे तो ये नई फाइल आपकी एग्जीक्यूट होगी और आपकी एक प्रोफाइल का नया कॉलम ऐड कर देगी। तो अभी एट दिस पॉइंट आई वुड से सो एट दिस पॉइंट आई वुड से कि आप नेट का जो है वो इशू, अच्छा, एट दिस पॉइंट आई वुड से कि आपको आपके पास डेटाबेस स्कीमा जो है वो बेसिकली साउंड है ना, आपको पता है कि डेटाबेस का स्कीमा क्या है अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो आप सिर्फ फाइल्स क्रिएट करने के बाद माइग्रेट करें, एंड इफ़ यू फील कि आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक नई माइग्रेशन फाइल बनाएं जिसमें बेसिकली मेंशन करें कि कौन सा कॉलम किस टेबल के अंदर ऐड करना है और दोबारा माइग्रेट कर दें, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी।
अदरवाइज रीसेट करेंगे तो आपका डाटा भी सारा चला जाएगा, और जब दोबारा माइग्रेट करेंगे तो फिर वो नए सिरे से माइग्रेशन फाइल्स को क्रिएट करेगा और वो एम्प्टी होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखें। तो होपफुली आपको एक रफ आइडिया हो गया तमाम कमांड्स का ना। तो ये इन कमांड्स को आप खुद से एक सैंपल को डाटाबेस क्रिएट करें प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर ये सारी कमांड्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देख लें। ठीक है, तो होपफुली यू गॉट। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर मैं रीसेट की कमांड ठीक रन है, तो करूंगा, इसके बाद ये स्टेटस जो सेट करूंगा, तो डॉक्यूमेंट क्या है ये ना सारे लैब 15, हाँ जी सर मैं पूछा था अगर मैं इसको यहाँ पे रीसेट का कमांड रन करूँ, फिर मैं स्टेटस चेक करूँ इन सबका, तो ये सारे पे मतलब जो हैं वो रन नहीं हुए होंगे, मतलब रन में फॉल्स आया होगा ये बेसिकली रैन में। हाँ जी, नो आया हो। जब मैं रीसेट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के बाद स्टेटस को व्यू करता हूँ, तो ये नो आया होगा, मीनिंग दैट कि ये उसने उसका डाउन मेथड अनरन हो गई है। अनरन होने से ये होगा कि एट द बैक एंड जो आपका डाटाबेस है उसके अंदर टेबल भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा जब आप रन करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो फिर ये दोबारा माइग्रेशन रन होगी। जब आप फिर स्टेटस देखेंगे तो इट वुड बी यस, कि आपकी सारी की सारी माइग्रेशन फाइल्स रन हैं और इनके अंदर जो भी आपने कॉलम्स क्रिएट किए हैं दैट आर क्रिएटेड इफेक्टिवली इन द बैक एंड डाटाबेस। ठीक है, ठीक है सर। तो इसके बाद ये जो नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है ना, ये मैंने ऐड की भी है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो मैंने खुद से बता दिया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फ्रेश की कमांड क्या करती है, रीफ्रेश क्या करती है, तो ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको करके दिखाई है। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, मैंने क्योंकि ऑनलाइन फिश मार्केट का प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया है ना, तो मैं उसी प्रोजेक्ट को, उसके अंदर डाटाबेसेस को भी और उसके अंदर क्यूज को भी मैं बेसिकली कन्वर्ट कर रहा था इन द माइग्रेशंस एंड एलोकेंट वारन। इन द प्रोजेक्ट ऑनलाइन फिश मार्केट, उसमें आपको याद है 2 टेबल्स थे ऑनलाइन फिश मार्केट के अंदर। मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊं तो उस टेबल का टेबल, ठीक है, यूजर्स का टेबल जो है इट इज बेसिकली सेविंग द लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑफ द यूजर्स, फॉर एग्जांपल यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, और डिटेल्स का जो टेबल था दैट वाज सेविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिश अदर देन द आईडी, ये नेम ऑफ द फिश, वेट ऑफ द फिश, उसका पब्लिक चेक बॉक्स और अपलोडेड टाइम और अपडेटेड टाइम। तो ये अपलोडेड और अपडेटेड टाइम्स तो खुद ब खुद मैनेज होंगे। तो नेम, वेट एंड पब्लिक, तो ये वाला टेबल, दोनों टेबल्स में यूजिंग द माइग्रेशंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 2 जो है ना, इसमें मैंने यही किया। तो मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन बताए हैं कि आपने किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि पहले से एग्जिस्ट करता था टेबल विद द नेम यूजर्स, तो मैंने उसको रिमूव नहीं किया जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड था। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड टेबल विद द नेम यूजर्स अंडरस्कोर इन्फोस। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो माइग्रेशन फाइल्स हैं बाय डिफॉल्ट जो क्रिएटेड होती हैं उनको आप रिमूव कर दें और फिर यूजर्स के नेम से टेबल क्रिएट कर लें। ठीक है, तो यूजर्स अंडरस्कोर इन्फोस और डिटेल्स की टेबल्स मैंने क्रिएट करने के लिए माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट की। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव गॉट द कमांड मेक माइग्रेशन। ठीक है, तो PHP आर्टिजान मेक कॉलन माइग्रेशन क्रिएट यूजर अंडरस्कोर इन्फोस अंडरस्कोर टेबल। तो क्रिएट और टेबल के दरमियान जो भी वैल्यू होगी इसको वो टेबल नेम एज्यूम कर लेगा बाय डिफॉल्ट और आपकी माइग्रेशन फाइल के अंदर इनपुट कर देगा। तो नीचे जो आपको माइग्रेशन फाइल नज़र आ रही है बेसिकली ये वो कमांड है जो मैंने आपको रन करके दिखाई। ठीक है, फिर आपने डिटेल्स के लिए भी PHP आर्टिजान मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर टेबल, ये दोनों टेबल क्रिएट किए। ठीक है, यूजिंग माइग्रेशन कमांड। फिर उसके बाद ये आपके पास 2 फाइल्स आ गई इन द माइग्रेशन फोल्डर विद इन द डाटाबेस फोल्डर। फिर मैं अगर यूजर इन्फो फाइल को व्यू करूं तो मैंने आपको अप और डाउन के 2 मेथड बताए थे। अप मेथड के अंदर क्रिएट, अगर आप टेबल्स के अंदर ऐड करते हैं ना न्यू कॉलम, तो यहाँ पे स्कीमा डबल कॉलन टेबल आएगा। ठीक है, तो क्योंकि नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो स्कीमा डबल कॉलन क्रिएट और फिर फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज द नेम ऑफ द टेबल, जबकि सेकंड पैरामीटर है दैट आर द सेट ऑफ कॉलम्स अलोंग विद देयर डाटा टाइप्स। ठीक है, तो आईडी और टाइम स्टैम्प्स के लिए इसके अंदर क्योंकि आपको आइडिया है कि यूजर्स टेबल के अंदर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड को सेव करना है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड 2 मोर बेसिकली स्टेटमेंट्स
स्ट्रिंग यूजर नेम, टेबल स्ट्रिंग पास टेबल है, उसके अंदर मेरे पास 3 और फील्ड्स थी, नेम, वेट एंड पब्लिक। तो मैंने उस जो आपके पास माइग्रेशन फाइल थी डिटेल्स की, उसके अंदर मैंने नेम, वेट एंड पब्लिक के 3 और कॉलम्स ऐड कर दिए। ठीक है, जब आप इनको माइग्रेट करेंगे उसके बाद PHP आर्टिजन माइग्रेट, तो आपके पास ये दोनों टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे जो एग्जिस्टिंग माइग्रेशन फाइल्स हैं इनको रिमूव कर दें ताकि आपकी कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और आपको पास जो चीज़ें हैं वो मैनेजेबल हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू कैन क्रिएट माइग्रेशन। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में, बेशक आपने अभी तक अपना डाटाबेस क्रिएट कर भी लिया है, आप खुद से एक नया डाटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, अपने करंट डाटाबेस नेम का फॉर एग्जांपल अगर वो है फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का नेम है तो एक और डाटाबेस क्रिएट करें, ई कॉमर्स डैश माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद उस डाटाबेस नेम को अपने एनवायरनमेंट फाइल के अंदर मेंशन कर दें। फिर ये कमांड लाइन से माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट करके उनको माइग्रेट कर दें। जस्ट आपको नए डाटाबेस के अंदर वो सेम जो डाटाबेस है जो आपने पहले मैनुअली क्रिएट किया था उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको माइग्रेशन फाइल्स की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी काइंड ऑफ, अगर आप उस पर स्विच करना चाहें माइग्रेटेड डाटाबेस पे तो वहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग द माइग्रेशन कमांड। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये जो स्टेप नंबर 5 है ना, इसमें मैंने जस्ट आपको व्यू करवाया। ठीक है, तो मैंने जिस तरह आपको भी माइग्रेट करके दिखाया था कि आपके पास टेबल्स आ गए, तो मैंने जो यूजर्स और ये डिटेल्स के टेबल्स हैं ये मैंने जस्ट व्यू करने के लिए स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं कि दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू लुक एट। तो इसके अंदर ये कॉलम्स होंगे, टाइम स्टैम्प्स के क्रॉस क्रिएटेड एंड अपडेटेड के कॉलम्स आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, so this is how basically you can create and maintain tables in the database using the concept of migrations in the Laravel. ठीक है, अब जो आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है ना, this activity is about using the ORM known as Eloquent, ठीक है, in the context of Laravel for executing the queries programmatically. ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन फिश मार्केट जो आपका प्रोजेक्ट है ना, क्यूरीज उन्हीं को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है यूजिंग ऑब्जेक्ट रिलेशनल मेथड। मैंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्टिंग की जगह एलोकेट ORM को यूज कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पहले कंट्रोलर की फाइल क्रिएट करते थे, मेक कंट्रोलर्स। जब आपने माइग्रेशंस करनी थी तो आप मेक माइग्रेशन की कमांड से पहले माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट करते थे। इसी तरह जब आपने एलोकेंट ORM को यूज करना है इन Laravel, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट मॉडल्स। ठीक है, अब ये मॉडल्स होते कहाँ हैं? लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो आप अगर अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के रूट पे आएँ, रूट में सबसे ऊपर वाला फोल्डर है आपके पास ऐप का, ऐप के अंदर आपके पास एक फोल्डर है मॉडल्स का। तो जब भी आपने एलोकेंट ORM को यूज करना है, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द मॉडल फाइल्स। मॉडल फाइल्स जब आप क्रिएट करेंगे यूजिंग द मेक कॉलन मॉडल कमांड, जिस तरह आपके पास मेक कंट्रोलर कमांड थी या मेक माइग्रेशन कमांड थी, जब आप मेक मॉडल कमांड से मॉडल क्रिएट करेंगे, सो दीज PHP फाइल्स विल बी क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट इन दिस फोल्डर, मॉडल्स फोल्डर। तो यहाँ पे आपको ना 1 2 3 4 फाइल्स नजर आ रही हैं। अब इसमें से जो user.php की फाइल है ना, दिस इज द डिफॉल्ट मॉडल। जिस तरह आपके पास माइग्रेशन के अंदर 3 फाइल्स थी ना, यूजर्स, पासवर्ड रीसेट्स और फेल्ड जॉब्स, वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती हैं अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट। इसी तरह user.php की फाइल भी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये user_info है और डिटेल है और डाटा है। दीज आर द मॉडल्स क्रिएटेड बाय माई सेल्फ यूजिंग द मेक मॉडल कमांड। ठीक है, तो अब आपके पास जो ऑनलाइन फिश मार्केट है उसके अंदर आपको याद है कि आपके पास 2 टेबल्स हैं। users_info का टेबल है जो कि इनपुट क्रेडेंशियल्स को सेव कर रहा है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, और आपके पास डिटेल्स का टेबल है जो कि बेसिकली फिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहा है। तो आपके पास जितने टेबल्स हैं ना, आपने अगर हर एक टेबल के साथ क्यूरीज का एग्जीक्यूट करना है तो आपने उतने ही मॉडल क्रिएट कर लेने हैं यूजिंग द मेक मॉडल कमांड। तो मेरे पास 2 टेबल्स थे, तो मैंने एक यूजर इन्फो का मॉडल क्रिएट कर लिया और एक डिटेल का मॉडल क्रिएट कर लिया।
कि जितने टेबल्स होंगे उतने आप मॉडल्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि जिस टेबल के साथ भी आपने CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करना है यूजिंग द एलोक्वेंट ORM, आपको मॉडल चाहिए उस टेबल का। अगर मॉडल नहीं होगा तो आप उस पर्टिकुलर टेबल के साथ CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो रूल ऑफ द थंब इज कि जितने मॉडल टेबल्स हैं उतने मॉडल्स क्रिएट करने। तो मेरे पास 2 टेबल्स हैं जो कि मैंने क्रिएट किए थे, यूजर इन्फो और डिटेल, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड 2 मॉडल्स। अब मॉडल्स को क्रिएट किस तरह करते हैं, तो ये भी बिल्कुल कंट्रोलर और माइग्रेशन की तरह है कि PHP आर्टिजान। अच्छा, पहले आप लिखे थे मेक कंट्रोलर या मेक माइग्रेशन, यहाँ पे आप लिखेंगे मेक कॉलन मॉडल। अब इसके बाद आप कंट्रोलर के कंटेक्स्ट में कंट्रोलर फाइल का नेम लिखते थे, माइग्रेशन की कंटेक्स्ट में माइग्रेशन फाइल का नेम लिखते थे, जबकि मॉडल के कंटेक्स्ट में मॉडल फाइल का नेम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें नेमिंग कन्वेंशन इस तरह है कि अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो टेबल नेम को अज्यूम कर ले लारावेल फ्रेमवर्क, तो वो इस तरह करता है कि आपके अगर टेबल नेम फॉर एग्जांपल आपका अगर मॉडल नेम है डिटेल, जिस तरह ये डिटेल है ना, तो इसको प्लूरल कर लेगा। प्लूरल करने के बाद अज्यूम करेगा कि डिटेल्स इज द नेम ऑफ द टेबल इन द बैकएंड डेटाबेस। ठीक है। तो जिस तरह आपके पास माइग्रेशन में नेमिंग कन्वेंशन था ना कि आपने अपने टेबल नेम को प्रीपेंड करना है विद द क्रिएट अंडरस्कोर और अपेंड करना है विद द अंडरस्कोर टेबल, इसी तरह मॉडल जब आप क्रिएट करेंगे तो इसमें नेमिंग कन्वेंशन ये है कि आपने मॉडल नेम इस तरह स्पेसिफाई करना है कि अगर आपके टेबल नेम जो है दैट इज द प्लूरल ऑफ द मॉडल नेम, सो देन बेसिकली योर Laravel framework will basically assume that I have to pluralize this particular model name and then replace it with the table name। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिटेल का मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि आपको नजर आ रहा है, तो दिस मीन्स कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे एट द बैक एंड जो डाटाबेस के अंदर टेबल नेम है दैट इज डिटेल्स। अगर मैंने यूजर का मॉडल क्रिएट किया है तो ये बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर मैप होगा, किस टेबल के ऊपर मैप होगा, यूजर्स। ठीक है। अगर मैंने ये बेसिकली और इसके अलावा पासवर्ड, ठीक है, तो पासवर्ड को प्लूरल करेगा पासवर्ड्स। ठीक है। अगर मैंने डाटा या यूजर अंडरस्कोर इन्फो मॉडल क्रिएट किया तो इसमें मुझे फिर टेबल नेम खुद ब खुद स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इसको प्लूरल नहीं करेगा ना। ठीक है। तो ये बेसिकली वो जो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसका कंसेप्ट है कि मॉडल जब आपने नेम स्पेसिफाई करना है तो उसका कन्वेंशन ये है कि आप मॉडल नेम इस तरह का स्पेसिफाई करें कि आपका जो लारावेल फ्रेमवर्क है वो खुद ब खुद उसे टेबल नेम के ऊपर मैप कर लें। ठीक है। खुद ब खुद उस मॉडल को टेबल के ऊपर मैप कर लें। और उसका तरीका ये है कि लारावेल फ्रेमवर्क बाय डिफ़ॉल्ट आपके मॉडल नेम को प्लूरल करता है, उसका प्लूरल वर्जन जनरेट करता है और अज्यूम करता है कि प्लूरल ऑफ योर मॉडल नेम इज़ द टेबल नेम। तो डिटेल को प्लूरल करेगा डिटेल्स, तो बेसिकली अज्यूम करेगा डिटेल्स इज द टेबल नेम। ठीक है। इस तरह यूज़र को प्लूरल करेगा यूज़र्स। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये स्ट्रेटजी यूज़ कर ली कि आप अपने मॉडल के नेम्स इस तरह स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि प्लूरलाइज फॉर्म में टेबल नेम के ऊपर मैप होते हैं, दैट्स फाइन, वो तो फिर आपका मॉडल खुद ब खुद चीज़ें हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आपने मॉडल नेम इस तरह स्पेसिफाई किए जिनको प्लूरल करने से या प्लूरल होने के बाद टेबल नेम के ऊपर मैप नहीं होते, देन बेसिकली यू हैव टू स्पेसिफाई द टेबल नेम बाय योरसेल्फ। अब आपने जब खुद से स्पेसिफाई करना है, फॉर दैट पर्पस देयर इज अ प्रॉपर्टी नोन एज टेबल। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू मेंशन विद इन द मॉडल। तो जब आप मॉडल क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने मेक मॉडल किया और उसके अंदर मैंने क्रिएट कर दिया टेस्ट, तो ये एक test.php फाइल क्रिएट कर देगा, दिस इज द वन। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसा कोड है जो कि माइग्रेशन फाइल की तरह बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, जिसमें कुछ नेम स्पेसेस इंपॉर्टेंट हैं, एक क्लास क्रिएट कर दी और यूज हैज़ फैक्ट्री। ठीक है, क्रिएट कर लिया। अब बेसिकली इसके अंदर और कुछ नहीं है। अगर आप चाहें कि आपका जो टेबल नेम है दैट इज टेस्ट्स, ठीक है, टेबल नेम इज टेस्ट, तो आपने टेस्ट नेम से अगर मॉडल क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट ये उसके ऊपर जब आप क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो टेस्ट नेम के टेबल को फाइंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास यूजर अंडरस्कोर इन्फो है और इसमें आपके जो टेबल नेम है दैट इज नॉट समथिंग कि आप इसको प्लूरल करें तो वो जनरेट हो, तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू क्रिएट दिस बेसिकली वेरिएबल टेबल। ठीक है, तो टेबल को आप असाइन करेंगे टेबल नेम, तो यूजर अंडरस्कोर इन्फोज इज द टेबल नेम। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में मुझे खुद मेंशन करना पड़ा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल डिटेल के मैं मॉडल को देखूं तो डिटेल के मॉडल के अंदर मैंने टेबल नेम मेंशन नहीं किया क्योंकि मेरे टेबल का नेम है डिटेल्स, तो वो खुद ब खुद इसको गेट कर लेता है।
जबकि यूज़र अंडरस्कोर इन्फो के कंटेक्स्ट में मैं खुद से टेबल नेम को मेंशन कर रहा हूँ, यूज़र अंडरस्कोर इन्फोज, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले जब आपने एलोकेंट ORM को यूज़ करना है, सबसे पहले आपने मॉडल्स क्रिएट करने हैं, एंड द नंबर ऑफ द मॉडल्स इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द number of tables in your database. By default, Laravel project assumes that if you pluralize your model name, then the table name would be mapped to it. ठीक है, so table name is the plural of the model name. But if you have got table names that are different from the model names, then in each of the model you have to mention the name of the table that is to be interacted with in corresponding with the model. ठीक है, तो जिस तरह मैंने यूजर अंडरस्कोर इन्फो मॉडल क्रिएट किया, तो उसमें मैंने टेबल एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली और उस प्रॉपर्टी के अंदर फिर मैंने मेंशन किया इज इक्वल टू यूजर इन्फो सिंगल कोट्स के अंदर। अब वो बेसिकली जो मॉडल है वो यूजर अंडरस्कोर इन्फो टेबल के साथ डील करेगा, जबकि डिटेल का जो मॉडल है डिटेल.php दैट वुड इंटरेक्ट विद द डिटेल्स टेबल बाय डिफॉल्ट। तो आपके पास एट द बैक एंड जो टेबल नेम्स हैं, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो आपके पास ये देखें एफ मार्गिट डैश माइग्रेशन के अंदर आपके पास डिटेल्स का टेबल है दिस वन, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मॉडल हैंडल कर लेगा, जबकि जो यूज़र अंडरस्कोर इन्फोज का टेबल है ये मैंने खुद से उस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर स्पेसिफाई किया, ठीक है। सो अगर एट दिस पॉइंट आपके जो क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही है इट इज़ दिस सिंपल टू एग्जीक्यूट, ठीक है। सबसे पहले मॉडल्स क्रिएट कर लिए, अब मैं इसके बाद उन मॉडल्स के अंदर उन मॉडल्स को यूज़ करूँगा इन द कंट्रोलर, ठीक है। फिर मैं कंट्रोलर के अंदर यूज़ करूँगा रादर दैन यूजिंग रॉ क्यूरीज, मैं इन मॉडल्स को यूज़ करके क्यूरीज का एग्जीक्यूट करूँगा। तो फिर क्या होगा, मेरी जो क्यूरीज होंगी दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, PHP के फंक्शंस होंगे, रादर दैन कि मैं इंसर्ट का DB फसाद को यूज़ करते हुए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर क्लॉज और फिर पैरामीटराइज्ड क्यूरी करूँ या नॉन पैरामीटराइज्ड करूँ, दैट इज सेपरेट थिंग, ठीक है। लेकिन रादर दैन कि मैं रॉ क्यूरीज को एग्जीक्यूट करूँ, मैं स्ट्रेट वे मॉडल्स को यूज़ करूँगा और मॉडल्स एट द बैक एंड खुद ब खुद क्यूरी जनरेट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू द टेबल्स दैट दे आर मैप्ड एट, और खुद ब खुद उन क्यूरीज को से एग्जीक्यूट करने के बाद डाटा को फेच करके बेस्ड ऑन द ORM आपके पास डाटा को रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आप एलोकेंट ORM से जो CRUD ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए हैं यूजिंग रॉ क्यूरीज, आप सारे के सारे CRUD ऑपरेशंस यूजिंग एलोकेंट ORM भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल क्लासेस किस तरह क्रिएट करनी है ये मैंने आपको बता दिया, PHP आर्टिजान मेक मॉडल फ्लाइट। अच्छा, टेबल नेम बाय कन्वेंशन, इसको स्नेक केस कहते हैं, स्नेक केस, जिसमें बेसिकली खुद ब खुद प्लूरलाइज कर ले उसको। तो अगर मैंने मॉडल क्रिएट किया फ्लाइट का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस टेबल में मैप होगा, फ्लाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज नोन एज स्नेक केस। तो ये सब इसी में डिस्कस्ड है। जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो एक तो मॉडल का नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर लेता है, फिर एक क्लास क्रिएट होती है, क्लास के अंदर ये मैंने फॉर एग्जांपल अगर टेबल नेम जो है फ्लाइट्स नहीं है, टेबल नेम माई अंडरस्कोर फ्लाइट्स है, सो इन दिस केस आई क्रिएटेड अ टेबल प्रॉपर्टी और उसको मैंने असाइन कर दिया माई फ्लाइट्स। अब ये जो आपका मॉडल है दिस इज गोइंग टू एज्यूम दैट द टेबल नेम इज माई अंडरस्कोर फ्लाइट्स। तो सारी की सारी जो CRUD ऑपरेशन होंगे वो माई अंडरस्कोर फ्लाइट्स टेबल नेम के साथ एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अब जो आपके पास यूज़र इन्फो डिटेल्स है उसके लिए मैंने मॉडल्स क्रिएट किए इस स्टेप में। तो PHP आर्टिजान मेक मॉडल यूज़र अंडरस्कोर इन्फो, PHP आर्टिजान मेक मॉडल डिटेल, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने मॉडल्स क्रिएट कर लिए ना, नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज़ दीज मॉडल्स विद इन योर कंट्रोलर मैथड्स। वो आपको याद होगा ऑनलाइन फिश मार्केट में आपके पास नंबर ऑफ मैथड्स है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन सारे मैथड्स को गो थ्रू करूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो स्टेप नंबर 2 में हम बेसिकली मैथड्स को देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो था दैट वाज द स्टोर मेथड, और स्टोर मेथड आपको याद है दैट वाज फॉर स्टोरिंग द यूज़र क्रेडेंशियल्स। जब आप रजिस्टर करते थे ना वेब एप्लीकेशन में, तो जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते थे तो आप स्टोर मेथड को कॉल करते थे। लेट्स लुक एट दैट। अगर मैं web.php में चला जाऊँ, राउट्स के अंदर web.php, यहाँ पे मैं देखूँ कि स्टोर मेथड जो है वो किस राउट के क्रॉस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे स्टोर, दिस इज़ द मेथड, लाइन नंबर 23 पूरे रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो स्लैश जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आप स्टोर मेथड को कॉल कर रहे हैं। स्टोर मेथड के अंदर क्या है, कंट्रोलर के अंदर जाऊँ मैं और वहाँ पे जाके HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर, तो ये स्टोर मेथड मेरे सामने ही है बिल्कुल, ठीक है। तो स्टोर मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है
नेम और पासवर्ड गेट कर रहा हूँ और इंसर्ट क्यूरी के क्रॉस उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर रहा हूँ, मीनिंग दैट यूज़र क्रेडेंशियल्स को सेव कर रहा हूँ। जब मैं इसी कोड को देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू द माइग्रेशन, तो मैं इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे HTTP कंट्रोलर्स, यूज़र कंट्रोलर। तो आपको ये जो स्टोर का मेथड है इसके अंदर मैं अगर दिखाऊं तो ये स्टोर का मेथड है। इसके अंदर मैंने जो इंसर्ट की क्यूरी है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूज़र नेम और पासवर्ड के कॉलम्स, फिर मैंने पैरामीटराइज क्यूरी से वैल्यूज़ और फिर वैल्यू यूज़र नेम और पासवर्ड ये पास किए, ठीक है। तो ये तो मैंने कमेंट कर दिया। अब मैंने इसकी जगह क्या कोड राइट किया है, सबसे पहले मैंने एक जो यूज़र अंडरस्कोर इन्फो मॉडल था उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है। जब मैंने रिकॉर्ड ऐड करना है तो मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है। जब मैं सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट करूंगा तो फिर मैं इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूंगा, फिर मैं स्ट्रेट अवे उस क्लास को या उस मॉडल को यूज़ करूंगा, ठीक है। जब भी मैंने इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है तो मैंने पहले इंस्टेंस क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर क्लास का। तो यूज़र इज द इंस्टेंस ऑफ द यूज़र अंडरस्कोर इन्फो मॉडल, and this user underscore info model basically deals with the user underscore infos table in the background using the SQL queries, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़र जो आपके पास इसका ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू यूज़र नेम और पासवर्ड, ये बेसिकली कॉलम नेम्स हैं इन द टेबल यूज़र अंडरस्कोर इन्फोस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बैक एंड पे तो यूज़र अंडरस्कोर इन्फोस के अंदर जाऊँ तो आपके पास ये कॉलम नेम्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये तीनों जो आईडी क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड दे आर अपडेटेड बाय डिफॉल्ट, ये खुद ब खुद हैंडल होते हैं। लेकिन यूज़र नेम और पासवर्ड के जो कॉलम्स है दीज आर हैंडल्ड बाय आवरसेल्व्स, इसके अंदर हमने डाटा खुद से ऐड करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फिर ये रिक्वेस्ट ऑफ इनपुट से जो भी यूज़र ने यूज़र नेम एंटर किया होगा उसको मैं मैप कर दूंगा विद द कॉलम यूज़र नेम, और जो पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया होगा उसको मैप कर दूंगा विद द कॉलम पासवर्ड। और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सिंपल मेथड रन करूँगा यूज़र सेव विद द थिन एरो। तो एट द बैक एंड ये जो आपके पास क्यूरी थी इंसर्ट की, ये क्यूरी फॉर्मुलेट करेगा इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स अंडरस्कोर इन्फो यहाँ पे, क्योंकि ठीक है वो आपने जो टेबल नेम का जो चेंज है वो खुद आपने इसको हैंडल कर लेना। इंसर्ट इनटू यूजर्स, फिर ये कॉलम नेम्स हमने मेंशन कर दिया इसके अंदर और फिर उसकी वैल्यूज मेंशन कर दी डायरेक्टली। तो सेव का मेथड जो है ये खुद ब खुद इन चीज़ों को हैंडल कर लेता है। अब अगर आप ऐसे डेवलपर या प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का इतना आइडिया नहीं है, या वो बेसिकली इस हैसल से बचना चाहता है कि जिसमें मेथड के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आप क्यूरी राइट कर रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्लेस कर रहे हैं और उसके बाद ये वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वो इस हैसल को बेसिकली अवॉइड करना चाहते हैं। तो देन दिस इज अ सिंपल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी फॉर दोज प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का आना मस्ट नहीं है इफ़ यू वांट टू परफॉर्म द वेब डेवलपमेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट सिंप्लीफाइज। इसी तरह जो सेकंड मेथड है मैच का, मैच की मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जब यूज़र जो है लॉगिन क्रेडेंशियल अपने ऐड करता है और वो चेक करता है कि मैं, अब सिस्टम चेक करता है, मैच करता है वेदर दिस यूज़र इज़ अ वैलिड यूज़र और नॉट। तो वो क्या करता है कि टेबल के अंदर से यूज़र नेम के क्रॉस पासवर्ड को रिट्रीव करता है, ये जो आपके पास क्यूरी है सिलेक्ट की, सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस यू नेम, ठीक है, और फिर उसको मैच करता है विद द यूज़र एंटर्ड पासवर्ड। और अगर वो मैच कर दें तो फिर आप कहते हैं कि दिस इज़ अ जेन्युइन यूज़र, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है। तो इसमें भी हमने यही किया कि हमने यूज़र की जो यूज़र नेम और पासवर्ड थे यू नेम और पासवर्ड के PHP वेरिएबल में सेव कर लिए। अब यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया या उस मॉडल को यूज़ किया दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करना तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। तो स्ट्रेट में हमने यूज़र इन्फो मॉडल नेम स्पेसिफाई किया, डबल कॉलन और वेयर। तो ये वेयर उसी तरह ही है जिस तरह आपके पास सेलेक्ट क्यूरी के अंदर वेयर क्लॉज होती है। वेयर के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज द कॉलम नेम और सेकंड जो पैरामीटर है दैट इज बेसिकली द, इसका सिंटैक्स सही नहीं है, यहाँ पे पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर जो है दैट इज द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर इन द यूजर नेम फील्ड। यूजर ने यूजर नेम फील्ड के अंदर जो वैल्यू एंटर की है यूजर नेम की, उसको हम इस टेबल के ऊपर वेयर क्लॉज के क्रॉस सर्च करेंगे और ऐसा पासवर्ड रिटर्न कर लेंगे, बल्कि सारे के सारे डाटा रिटर्न कर लेंगे, आईडी भी रिटर्न कर देगा, पासवर्ड भी रिटर्न कर देगा, सारी की सारी फील्ड्स रिटर्न कर देगा यूजिंग गेट मेथड, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल मेथड होते हैं। एक मेथड होता है फाइंड का। फाइंड का मेथड आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप
प्राइमरी की के क्रॉस डाटा को रिट्रीव करते हैं। वेयर का मेथड यूज़ करते हैं जब आप किसी और कॉलम के क्रॉस अदर देन द प्राइमरी की डाटा को रिट्रीव करते हैं। जब भी आप फाइंड का मेथड यूज़ करते हैं तो आप गेट का मेथड यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसमें कन्वेंशन है। जब भी आप वेयर का मेथड यूज़ करेंगे तो आपको गेट का मेथड यूज़ करना है। सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इसके अंदर तो सिलेक्ट क्यूरी में तो ऑर्डर बाय भी होता है क्लॉज, लाइक की क्लॉज भी होती है और लिमिट की क्लॉज भी होती है, तो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दम। तो इसमें सिंपल इसका मेथड ये होता है कि यहाँ पे आप इसको अटैच कर दें, फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय, ठीक है। इस क्यूरी को आप इस तरह एक्सपेंड करेंगे, प्रोग्रामिंग में आप क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आपने लिमिट भी करना है तो यहाँ पे लिमिट राइट कर दें, ठीक है। फिर अब आप वेयर यूज़र नेम इज़ दिस, उसके अंदर ऑर्डर बाय फॉर एग्जांपल को यूज़ कर रहे हैं, फिर लिमिट कर रहे हैं रिकॉर्ड को फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद डाटा को गेट करके इस लॉगिन डाटा में रिटर्न कर देंगे। और जो रिटर्न डाटा होता है दैट इज़ द कलेक्शन, ठीक है। और ये सिमिलर है टू द वन दैट वी हैव रिट्रीव्ड यूजिंग द रॉ क्यूरीज। तो आपको इसके बाद जो रिटर्न डाटा है ना, इसको आप उसी तरह PHP के मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप पहले SQL रॉ SQL क्यूरी थी उसके डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से हमने लॉगिन डाटा के अंदर आपके पास डाटा आ गया, फिर हमने काउंट किया कि कोई डाटा रिटर्न हुआ या नहीं। ये वही कोड है जो कि पहले था, हमने सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को रिप्लेस किया। फिर लॉगिन डाटा इस टेबल पास, इसको ट्रैवर्स किया, टेबल पास के अंदर पासवर्ड जो कॉलम है उसके अंदर से डाटा को गेट किया हर एक आइट्रेशन में और उसको यूज़र एंटर्ड पासवर्ड के साथ मैच किया। अगर वो मैच कर जाएगा तो फिर हम कह रहे हैं रीडायरेक्ट कर जो होम में, अदरवाइज पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। तो इसमें सिर्फ चेंजिंग जो है ना ओल्ड वर्जन से, वो दैट इज़ ओनली दिस स्टेटमेंट जो कि रॉ क्यूरी से हमने एलोकेंट ORM में स्विच करेंगे, ठीक है। तो अब ये बेसिकली प्रोग्रामिंग से आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया रादर दैन के स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जो है वो बेसिकली SQL क्यूरी को खुद से राइट करें, ठीक है। सो दिस इज़ द मैच। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह की क्यूरीज होती हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिटेल्स, मीनिंग दैट सारे का सारा टेबल रिटर्न कर दो। आपको याद है कि फिश के टेबल के अंदर हम सारे का सारा टेबल रिटर्न करवा रहे थे ना, तो इसमें आपके पास फिर उसके लिए मॉडल है, डिटेल्स के लिए मॉडल है डिटेल का, तो हमने यहाँ पे डिटेल का मॉडल रेफर किया और उसके बाद डबल कॉलन के बाद ऑल कॉल कर लिया। ये बेसिकली क्या करेगा कि सारे का सारा टेबल्स, सारे के सारे कॉलम्स और सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो कि रोज़ के अंदर है, सबको रिटर्न करके फिश डाटा के अंदर रिटर्न कर लेगा और उसको हम एज इट इज़ पास कर देंगे इन द व्यू, जिस तरह हम पहले से पास करते चले हैं, ठीक है। इसी तरह स्टोर फिश के अंदर भी हमने इंसर्ट की जो क्यूरी है इसको रिप्लेस कर दिया विद एलोकेंट ORM। डिटेल जो मॉडल है इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर नेम वेट और पब्लिक के क्रॉस वैल्यूज़ को सेव किया और फिर सेव का मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। इसी तरह हमने व्यू फिश के अंदर डिटेल के मॉडल को यूज़ करते हुए फिश का डाटा रिट्रीव किया करस्पॉन्डिंग टू द ID, ठीक है। यहाँ पे आप फाइंड भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि वेयर मेथड यूज़ किया तो फिर गेट भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह अपडेट का जो मेथड है वो दो तरीक़ों से हो सकता है। एक अपडेट का आपके पास मेथड है, सेकंड इज़ सेव, क्योंकि ये भी सेविंग का प्रोसेस है ना। लेकिन अपडेट और डिलीट ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसमें हम प्राइमरी की को यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमने किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करना होता है, सो दैट्स वाई इन दिस पार्ट बेसिकली हमने डिटेल ऑफ फाइंड को यूज़ किया जो कि प्राइमरी की के क्रॉस इस ID के क्रॉस डाटा को रिट्रीव करेगा, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ वेट के अंदर हम उसका वेट इंसर्ट कर देंगे, पब्लिक के अंदर उसकी पब्लिक की वैल्यू और फिर सेव कर देंगे। सो दिस इज़ वे वो इस पर्टिकुलर ID के क्रॉस डाटाबेस के अंदर डाटा को अपडेट कर देगा। इसके अलावा अपडेट का मेथड भी होता है, ठीक है। फिर डिलीट का ऑपरेशन जो है वो भी आप दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एक आपके पास डिलीट का मेथड होता है, फिर आपके पास डिस्ट्रॉय का मेथड होता है। जो डिलीट का मेथड होता है ना, ये मैंने ऊपर कमेंट किया हुआ है, डिलीट के मेथड में आपको पहले डाटा को फाइंड करना है, डिटेल ऑफ फाइंड ID के क्रॉस डाटा को फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद फिर उसको डिलीट के मेथड कॉल करना है, ठीक है। डिटेल डबल कॉलन डिलीट, ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही मैं डाटा को फाइंड भी करूं और डिलीट भी कर दूं, देन फॉर दैट पर्पस देयर इज अ शॉर्ट हैंड मेथड नोन एज डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिटेल डबल कॉलन डिस्ट्रॉय और उसके अंदर ID पास कर रहे हैं। ये खुद ब खुद एट द बैक एंड पहले इस ID के क्रॉस डाटा को फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद उसको डाटाबेस से रिमूव कर देगा। तो ये सॉरी मैंने थोड़ा स्पीड से किया लेकिन रफली आपको आइडिया हो गया। तो ये मैंने जो मेथड्स हैं ना, ये मैंने इस लैब 15 के अंदर ऐड किए हुए हैं कोड ना।
ठीक है। तो ये मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आप इसको जो आपके पास पहले से ऑनलाइन फिश मार्केट का प्रोजेक्ट था ना, उसके साथ कंपेयर करके देख लेंगे ये क्यूरीज को किस तरह रिप्लेस किया है। तो आप अपने कंटेक्स्ट में जो ऐसी क्यूरीज हैं जो कि सिंपल क्यूरीज हैं, कम्प्लेक्स नहीं है, उनको आप स्ट्रेट अवे रिप्लेस करके अपने कोड के अंदर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट को ही रिप्लेस करना है, रिप्लेस करके देख सकते हैं कि आपके एलोकेंट ORM जो किस तरह काम करता है। क्योंकि इन फ्यूचर जो है आपने फ्रेमवर्क्स पे ही काम करना है, तो आपको ये चीज़ें रिपीटेडली रेफर होंगी। ठीक है, अगर आप जेंगो यूज़ करें या कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करें तो आपको इन स्टेटमेंट्स को दोबारा यूज़ करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको एक ओवरव्यू मिल गया चीज़ों का ना, और